हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पर। आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? रासायनिक बलगत की। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरे लेक्चर पे चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम देखने वाले हैं अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है? जब मैं आपको रासायनिक बलगत की शुरू से आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ या बताया कि जो हमारा अभिक्रिया हो रहा है ये किसी न किसी समय के दौरान हो रहा है, तो किसी न किसी स्पीड से हो रहा होगा। उसी स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं? वेग। तो उसी वेग का नियम, अभिक्रिया का वेग का नियम क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। कितना इजी डेफिनेशन इसका। अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग नियम। जो वेग नियम है, अभिक्रिया का वेग होता है, ये किसके बराबर होता है? वेग स्थिरांक और पदार्थ की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग n दिख रहे हैं, n का मतलब होता है कोटि, और इसी क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोटि क्या होता है। अभी फिर से इसको थोड़ा देख लीजिए कि अभिक्रिया का वेग नियम होता क्या है। तो वेग नियम का जब आप लोग से डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे कि अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है? वेग स्थिरांक और पदार्थ की सांद्रता। ओके, पदार्थ की सांद्रता यहाँ n से उसको डिनोट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। आगे देखते हैं, चलिए ये वेग स्थिरांक सिद्ध करते हैं कि अब आखिर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता क्या है। ठीक है, स्थिरांक आप लोग जान रहे हो, स्थिरांक हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? k से। तो आखिर ये k आया कैसे? अभिक्रिया के बदले। चलिए इसी को हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया गया है कि कोई अभिकारक ए रहता है जो किसका निर्माण करता है? बी का। ठीक है, t0 समय पर मतलब प्रारंभिक समय पर अभिकारक का कोई निश्चित मात्रा होगा, उस समय उत्पाद का मात्रा हमेशा क्या रहता है? 0। लेकिन t समय बाद, इट मीन्स कि 10 सेकेंड बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद जो परिवर्तन हुआ समय में, उसके बाद अभिकारक के सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। उसी को यहाँ पे मैं लिखा हूं। देखिए, माना की अभिक्रिया ए बी। ठीक है, तो ए यहाँ पे किसका काम करेगा? ध्यान से देखिएगा, अभिकारक का। बी यहाँ पर किसका काम करेगा? उत्पाद का। ठीक है, प्रारंभिक समय मतलब t0 पे अभिकारक का वैल्यू हम लोग मान लिए ए, मतलब मान लो 100 ग्राम, उसी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। और उत्पाद उस समय क्या रहेगा? 0। जब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, जब कुछ समय गुजरेगा, मतलब टी समय पर या टी समय बाद, तो इसमें कमी होगा, अभिकारक में कमी होगा। 100 था तो मान लीजिए 100 से कितना हो गया? 80 हो गया। 100 से कितना हो गया? 80, मतलब कमी होगा। उसी कमी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं? x से। तो a माइनस एक्स, और जितना कमी होगा वो किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो t समय के बाद अभिकारक में कमी हुआ और उत्पाद में वृद्धि हुआ, इस बात को आप लोग हमेशा नोट कीजिएगा। अब एक नियम आता है जिसको बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या होता है? तो अभिकारक की सांद्रता और उसके द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है, उसी नियम को कौन बताता है? द्रव्यानुपाती नियम। द्रव्यानुपाती नियम किसके बराबर होता है? dx अपॉन dt। आप लोग को बताया था पिछले क्लास में कि dx अपॉन dt किसको शो करता है? तात्क्षणिक वेग को। किसको शो करता है? क्योंकि एक ऐसा क्षण आएगा जिसमें परिवर्तन होना है। तो ये जो अभिक्रिया का वेग है, ये पूरा आप लोग क्या मानेंगे? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? तो पदार्थ की सांद्रता के, पदार्थ के सांद्रता के। और n यहाँ पास क्या है? तो मैं आपको बताया कि n यहाँ पास क्या है? कोटि। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोटि कैसे निकाला जाता है किसी अभिक्रिया का। अब देखिए, जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है? k। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए क्या है? अभिकारक की सांद्रता। ए क्या है? अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता मतलब परिवर्तन।
तो यहाँ पे परिवर्तन कहाँ आया था, ए माइनस, जब ए माइनस एक्स में कन्वर्ट हुआ था तभी ना परिवर्तन आया था। तो हम ए के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए माइनस एक्स, ठीक है। अब कोटि के जगह पे हम लोग मान लिए एक, तो देखिए dx अपॉन dt के ए माइनस एक्स। अब देखिए ये जो वैल्यू है ए माइनस एक्स, इसको मान लिया गया 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और जब आप अभिकारक देखोगे तो आपको अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। 2 लीटर, 3 लीटर, 3 मोल प्रति लीटर, 4 मोल प्रति लीटर, 0.5 मोल प्रति लीटर, उससे मतलब नहीं। अभी हम लोग मान रहे हैं कि यह कितना है, 1। जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा वेग, ये वेग किसके बराबर हो जाएगा, स्थिरांक के। देखिए k इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा k। तो यही बता रहे हैं कि जो वेग है वो किसके बराबर होता है, स्थिरांक के, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब निश्चित ताप पर इकाई सांद्रण में होने वाले परिवर्तन, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मतलब कौन, k, और इसका मात्रक क्या होता है, मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका मात्रक आप लोग याद रखेंगे। सामान्य तौर पे मात्रक क्या होता है, ये भी याद रखेगा। सामान्य तौर पे मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब आप वेग नियम से बनाओगे तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप लोग इसको समझिए, ये अभिक्रिया का वेग नियम है जो किसको सत्यापित करता है, स्थिरांक को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक रहता है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, ये कैसा अभिक्रिया पर क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहला बात, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। देखिए अभी आप लोग सिद्ध किए, जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर है, स्थिरांक के, अर्थात समानुपाती है। अगर स्थिरांक बढ़ेगा मतलब वेग बढ़ेगा तो स्थिरांक भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो स्थिरांक भी घटेगा। आगे देखिए, निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी निश्चित होता है। डेफिनेशन भी लिखा गया कि अगर स्थिर ताप पर आप किसी अभिक्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ना ही उसके वेग में ना ही उसके स्थिरांक में, दोनों समान रहेंगे। अगला, ताप परिवर्तन पर वेग स्थिरांक भी परिवर्तित हो जाता है। भाई साहब, जब निश्चित ताप पे या फिर स्थिर ताप पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जब उसमें आप बदलाव उत्पन्न करोगे तो स्थिरांक या फिर वेग भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, ठीक है। एक निश्चित स्पीड से आप क्या कर रहे हैं, एक रोड है, सामान्य रोड है जहां पे आप चला रहे हैं 40, 50, 60 ऐसे करके, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं। कभी कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, ऐसा रोड है तो कभी स्पीड ज्यादा करना पड़ रहा है, कभी स्पीड कम करना पड़ रहा है। ये निश्चित स्पीड नहीं है, लेकिन हाईवे मिल गया तो आप एक निश्चित गति से ही गाड़ी चलाओगे। वही बात इसमें है कि स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक हमेशा स्थिर रहेगा, लेकिन अगर ताप बदलोगे तो उसका वेग स्थिरांक भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा। आगे देखिए, वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक, मतलब इसका कैसे मान निकलेगा, ये हमेशा किस पे निर्भर करता है, कोटि पे। किस पर निर्भर करता है, कोटि। कोटि बताता है घात को, उसके घातों को, अभिकारक के सांद्रता के घातों को, जिसको आगे हम अभी इसी लेक्चर में देखेंगे कि आखिर किसी अभिकारक या फिर किसी अभिक्रिया का कोटि का गणना कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कितने कितने लक्षण हैं, 4। पहला लक्षण, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। दूसरा, निश्चित ताप पर निश्चित रहेगा, ताप परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाएगा। अगला, जो वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक है किस पर निर्भर करता है, बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस पर निर्भर करता है, कोटि पे। किस पर निर्भर करता है, कोटि। तो इतनी बातें आपको याद रखना है किसमें, अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आणविकता या फिर अणु संख्यता। आणविकता या फिर अणु संख्यता। देखिए इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, भाग लेने वाले अभिकारक तो जानते हो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए सिंपल है, ज्यादा ये टफ नहीं है।
कितना अभिकारक है उसको गिन लीजिए, आपका आणविकता निकल जाएगा। एग्जाम्पल का बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं माना कोई अभिक्रिया ए है, बी है और ये बना रहा है सी डी, तो इसमें मेरा अभिकारक कौन है, ए प्लस बी। तो इसका मान कितना है, एक, इसका मान कितना है, एक। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, इस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 2। लेकिन अगर अभिक्रिया ऐसे रहता, देखिए ए प्लस 2b, ठीक है, और ये बना देता, मान लीजिए कुछ भी बनाता सी प्लस डी, या फिर अलग चीज बनाता, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे 2a प्लस 2b, ये बना देता 2ab। ठीक, तो अब देखिए आपको केवल क्या करना है, अभिकारक के मोलों की संख्या को जोड़ देना है। अभिकारक की मोलों की संख्या कितनी है, 2 + 2, और जब 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। अर्थात इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 4। कितनी है, 4। थोड़ा इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिया कि बताइए अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 में का आणविकता कितना है, का आणविकता कितना है, अभिक्रिया का आणविकता बताना है आप सभी को, अभिक्रिया का आणविकता। तो मैं अभी आप लोगों को बताया आणविकता किसके बराबर होता है, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या। यहाँ पास कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पास कितना दिख रहा है, 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4। यही आपका क्या है, आणविकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि बताइए H2 + Cl2 = 2HCl, इसकी आणविकता कितनी है, इसकी आणविकता कितनी है। तो आप देखिए ध्यान से, आपको केवल क्या देखना है, मोलों की संख्या। यहाँ पास मोल की संख्या कितना है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 2। तो अब अभिकारक अणुओं को जोड़ दीजिए, आपको आणविकता या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, अणु संख्यता प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इससे देखिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल, अलग अलग साल नहीं, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, किससे, आणविकता और कोटि से। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि अभी मैं बताया, इस पे ये जब हम लोग पढ़ रहे थे अभिक्रिया का वेग नियम, उसमें बार बार आ रहा था, तो इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सिंपल डेफिनेशन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब आपको इसमें केवल घात को क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसका मैं आपको बता दे रहा हूं, dx/dt, और ये कैसे दिया रहता है, समानुपाती। अभिकारक क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई अभिकारक A है और कोई अभिकारक B है, इसका घात मान लीजिए यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो आपको बोलेगा कोटि निकालिए इसका। इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे, इसका कोटि निकालिए। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, m + n को आपस में जोड़ देना है। जब m + n को आपस में आप जोड़ देंगे तो आपको अभिक्रिया का कोटि ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वेग दिया है, क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए वेग दिया है a बराबर दिया है 3, या फिर 3 रहने देते, a बराबर दिया है 1 और b बराबर दिया है 2, ठीक है। आपसे पूछ लिया कोटि, तो देखिए m के जगह पे क्या है 1 और n के जगह पे क्या है 2, तो आपको क्या करना है, m + n ही ना करना है, 1 + 2 कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। ये बटा में भी दे सकता है, ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे आप अभिक्रिया का कोटि निकालोगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हम लोग का ऐसे, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
वेग दिया था a 3/2 और b दिया था 1/2 और आपसे पूछ लिया था कोटि। आपको कोटि निकालना है तो मैं अभी फॉर्मूला बताया, कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना है, m+n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही इजी है, कोटि आप निकालेंगे। कोटि में क्या करना है, घातों के योग को जोड़ देना है। ठीक है, आते हैं अपने लेक्चर के लास्ट लेक्चर में। ये पूछता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय हमारा कितना नंबर का आता है, 2 नंबर का। तो लघु उत्तरीय में हमेशा पूछता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। तो इस बात को मैं कुछ अंतर लिख दे रहा हूं छोटे छोटे शब्दों में, जिसको आप याद कर लेंगे। पहला देखो, पहला तो आप परिभाषा लिख दीजिएगा। परिभाषा जैसे शॉर्ट में क्या लिखेगा, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, ठीक है, ये क्या कहलाती है, आणविकता। इसमें पहला क्या लिखेंगे, अभिकारक अणुओं के सांद्रता के घातों का योग। घातों का योग, एक लाइन बस ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, दूसरा आप लोग क्या पॉइंट बताएंगे, हमेशा आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, मतलब सैद्धांतिक मान का मतलब मुंह जबानी बोला गया है, इसके ऊपर कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जो कोटि होता है यह प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक मान है, मतलब कोटि निकालने के लिए पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब चीज करना पड़ता है, प्रयोगशाला में पूरी तरीके से रूल अप्लाई करना पड़ता है और फिर जाके कोटि निकलता है। लेकिन आणविकता हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसका आणविकता इतना है। तो सैद्धांतिक मान कौन आएगा, आणविकता, और प्रायोगिक मान क्या आएगा, कोटि। तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आणविकता को कभी भी शून्य, आणविकता कभी भी शून्य या फिर भिन्नात्मक, ठीक है ना, फ्रैक्शन के रूप में भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। आणविकता कभी भी शून्य या फिर भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कोटि में लिखेगा कि शून्य, शून्य या भिन्नात्मक हो सकता है। देखिए 3 अंतर तो ऐसे ही एकदम इजी है, ये सब शून्य या भिन्नात्मक हो सकता है, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। चौथा लास्ट जो हम लोग लिखेंगे, हमेशा प्रारंभिक अभिक्रिया पर लागू होता है। प्रारंभिक अभिक्रिया मतलब सिंपल रिएक्शन पे आणविकता लागू होता है, प्रारंभिक अभिक्रिया पर लागू होता है, अभिक्रिया पर लागू। लेकिन जो कोटि होता है यह सभी प्रकार के अभिक्रिया पर लागू होता है, मतलब प्रारंभिक तथा जटिल, प्रारंभिक तथा जटिल अभिक्रिया पर लागू। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। ये जो टॉपिक है आणविकता और कोटि, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 100% श्योरिटी के साथ जाना है एग्जाम में कि आपको आणविकता और कोटि से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि रासायनिक बलगतिकी से कुछ मिनिमम टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड बनाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रखा जाएगा, मेरे हिसाब से जो सबसे ऊपर श्रेणी में आएगा वो रहता है कौन, कोटि और आणविकता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और अपना नोट्स तैयार करते रहिए। आई होप आप लोग को कक्षा पूरे क्लासेस समझ में आया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।